हेलो एवरीवन। आज भी हमारे प्लस टू की बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, या एनी स्टेट बोर्ड। प्लस टू की बायोलॉजी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे अब की बार 2023 का जो एग्जाम होगा। ओके, चलिए। What are three critical research area of बायोटेक्नोलॉजी? ये जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके तीन मोस्ट क्रिटिकल, जहां पे सबसे ज्यादा रिसर्च होने की संभावनाएं है, वो कौन से ऐसे एरिया पहलू हैं बायोटेक्नोलॉजी के जहां सबसे ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए? वो आपको ऐसे तीन पहलू बताने हैं, ठीक है। कौन कौन से? अभी देखिए क्या लिखेंगे आप। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आंसर करना ही है, ठीक है। 3 मार्क्स में पूछेंगे आपसे, मे भी 2 मार्क्स में पूछ ले, फिर भी आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। ये आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 207 पे है, प्लस टू की एनसीईआरटी में। ध्यान दीजिएगा, लिखने में समझिए क्या। सबसे पहला, टू प्रोवाइड बेस्ट कैटालिस्ट। तो सबसे पहले भी आपको वो बेस्ट कैटालिस्ट यानी एंजाइम खोजना है जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है, जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है। सबसे पहले वो एंजाइम बताना। फॉर एग्जाम्पल लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो क्लोट बस्टर का काम करता है। किसका काम करता है भाई? क्लोट बस्टर। मान लो कहीं पे भी आर्टरीज वेसल्स में क्लोट, थक्का, खून का थक्का जम जाए तो उसको आसानी से उखाड़ देगा। कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। ये हमें एक बैक्टीरिया से मिलता है। क्या नाम है भी उस बैक्टीरिया का? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हमें स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम मिला। जिसने भी ये चीज डिस्कवर की, एक या ये ऐसे इस तरीके से चीजों को डिस्कवर करना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया है किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। ऐसे एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है भाई? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से, जो कि एक इम्यूनो डिप्रेसिव एजेंट होता है, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। समझ आ रही है? यानी जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर देते हैं किसी, मान लो लीजिए किसी में हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, डाल दिया हमने, किसी का हार्ट कोई दिक्कत आ गई उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया, नया हार्ट डाल दिया। किसी किडनी में दिक्कत हो गई, किडनी हटाई, नई किडनी डाल दी। किसी के अंदर नया लीवर डाल दिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जो ऑर्गन आपने डाला है उसको हम मान लो बाहर से मेरे शरीर में कोई ऑर्गन आया तो मेरा शरीर क्या करेगा? हमारा शरीर क्या करता है? उस ऑर्गन को खा जाएगा। इस चीज से बचाने के लिए कि हमारा शरीर ना खाए, हमें हमारे शरीर की इम्यूनिटी को दबाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा एजेंट जो शरीर की इम्यूनिटी को दबाने में हेल्प करेगा ताकि वो ऑर्गन सही सलामत रह सके, अच्छे से वर्किंग कर सके, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ऐसे ही मोटापा कम करने के लिए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है स्टेटिन। कौन है भैया? स्टेटिन। कौन प्रोड्यूस करती है? एंजाइम मोनास्कस परपरियस। ऐसे तो कौन सा वो बेस्ट कैटलिस्ट, वो मॉलिक्यूल लेके आइए जो ऑर्गेनिजम्स को अच्छे प्रोडक्ट, जो हमें ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में हो या एंजाइम की फॉर्म में हो, जो हमें अच्छे प्रोडक्ट दे सके, उस प्रोडक्ट का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सके और अच्छी वर्किंग हो सके, ह्यूमन के वेलफेयर में उसका अच्छा योगदान हो, अच्छे इकोनॉमिकली बेनिफिट। समझ रहे हो? ठीक, यानी सीधी सी बात, ह्यूमन ग्रोथ में हेल्प करेगा इनडायरेक्टली। सीधी कहानी है ये। टू प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड, सुधरे हुए ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में, या जो आपका एक माइक्रोब हो सकता है जैसे मोनास्कस परपरियस हो गई। ऐसे लगा लो पेनिसिलियम नोटाटम क्या प्रोड्यूस करती है? पेनिसिलिन, एक एंटीबायोटिक है भाई, पहले एंटीबायोटिक है, ठीक है, या प्योर एंजाइम की फॉर्म में जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया। तो इन चीजों को डिस्कवर करना आप भी कर सकते हैं ऐसे डिस्कवरी, ठीक है। तो ये आपका पहला रिसर्च का एरिया रहेगा। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच लेते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले ये करना, ठीक है। दूसरा आ जाओ, अब आपने बेस्ट कैटलिस्ट ले लिया, अब ये वर्किंग किस कंडीशन में करेगा? सिंपल सी कहानी, पहले बेस्ट कैटलिस्ट को खोजो, फिर उसको देखो कहां ये अच्छा काम करता है। सुबह के शाम में अच्छे से पढ़ सकते हो आप, दोपहर में, शाम में या रात में अच्छे से पढ़ते हैं। ऐसे वो कौन सी कंडीशन है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, सुन लो, देख रहे इसको क्रिएट कीजिए ऑप्टिमल कंडीशन ताकि अच्छे से काम कर सके एंजाइम, ये वाला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, थरो इंजीनियरिंग से फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट, ताकि कैटलिस्ट अच्छे से काम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमें पता है हमारे स्टमक में HCl स्कीट होता है, वो HCl क्या करता है?
प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब पेप्सिन के लिए उचित कंडीशन क्या है? पीएच का कितना होना भाई? 1.5 होना। अब पीएच आपने लिया 4, पेप्सिन काम ही नहीं करेगा भाई। स्लाइवरी माइलेज कितने पे काम करता है? 6.8 पे। क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में डालता है बक्कल कैविटी में, 30% डाइजेशन यही हो जाता है स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का, समझ रहे हो? बिल्कुल। तो 6.8 पीएच की कंडीशन होनी चाहिए, ये ऑप्टिमम कंडीशन है स्लाइवरी माइलेज के काम करने की, ठीक है। और भी अब हम बात करें ऐसे ही जो आपका सक्कस इंटेरिकस है, पैनिकेटिक जूस है, ये 7.8 पीएच पे वर्क करते हैं। दैट इज द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर दीस एंजाइम्स टू वर्क, ठीक। अगर ऐसे ही मैं जनरल बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका पीएच अप्रोक्सीमेट 7 के आसपास हो तो एंजाइम्स या मॉलिक्यूल्स जो आपके हैं 7 के आसपास का पीएच हो, अच्छे से वर्क करते हैं। ऐसे तापमान पूछ लेते हैं, तापमान में जनरली ध्यान दीजिएगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस अगर आप लेबोरेटरी में इस्तेमाल कर रहे हैं एंजाइम को, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस एंजाइम्स के वर्किंग की अच्छी कंडीशन है इन द लेबोरेटरी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का केस सुन लो ध्यान से, अगर आप ह्यूमन बॉडी में किसी एंजाइम की बात कर रहे हो तो भाई 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतने तापमान पे हमारे शरीर में अच्छे से एंजाइम वर्क करता है। अब बात करें आर्की बैक्टीरिया की, वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी अच्छे से काम कर देता है, थर्मस एक्वाटिकस जैसे हो गया एक बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्या ये आपके डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन पे वो आपका जो एजेंट यानी कि आपका कैटलिस्ट है वो अच्छे से काम करे, वो कंडीशन में ढूंढनी है आपको ताकि आप उसका भरपूर इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। वो अपना काम अच्छे से करेगा। मान लीजिए आप कोई मशीन ले आए और वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, क्या फायदा? या लाइट डिम है, डिम लाइट में वो काम ही नहीं कर पा रही, उस मशीन का कोई बेनिफिट नहीं। अब लाइट भी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर आपकी अच्छी वोल्टेज की लाइट आ रही है तो आप अच्छे से वर्क कर पाएगी वो मशीन, सिंपल केस। अच्छा, आप बाइक ले आए, पेट्रोल ही नहीं भाई, ठीक है, क्या बेनिफिट? या आजकल जो चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिसिटी वाली स्कूटी जो मेट्रो जैसी चलती है, बड़ी सेवाएं मिलती है हॉस्पिटल्स में आजकल, तो आप क्या करेंगे? और उसमें इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज, अरे छोड़ो यार, इससे सिंपल सी कहानी, फोन आपका चार्ज ही नहीं होगा तो कैसे काम करेगा? तो ऑप्टिमम बैटरी चाहिए कि नहीं चाहिए यार? आज तो सिंपल सी कहानी, ऑप्टिमम कंडीशन बनानी है, सिंपल सी कहानी और ऑप्टिमम कंडीशन बनानी है, यही क्रिटिकल रिसर्च एरिया है दूसरा। तो इस तरीके से हमारा दूसरा पर्सन भी सोल्व है। आज तीसरी बात करते हैं क्या, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। ये सुनिए क्या है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, क्या होती है एक्चुअल में? मान लीजिए आपने अभी भी एक नया प्रोडक्ट बना लिया, ले ये वाला बिकर, इसमें तूने आपका रिएक्टेंट भी डाल रखा और माइक्रोब भी डाल दिया और सबस्ट्रेट भी डाल दिया, यानी रिएक्टेंट बोल दिया, प्रोडक्ट मिल गया आपको। अब यहाँ पे कौन कौन है? माइक्रोब है, एंजाइम भी है, ठीक है, एंजाइम आपके इस्तेमाल तो होते नहीं रिएक्शन में, ठीक है। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो चुका? प्रोडक्ट में, कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट भी बचा हुआ होगा, प्रोडक्ट भी बचा होगा। अब इनको अच्छे से, इस प्रोडक्ट को अच्छे से सेपरेट करना, सेपरेट करके इसको कंसंट्रेट करना, साफ सुथरा करना, स्टेराइल करना, माइक्रोब फ्री बनाओ, कंसंट्रेट करना जो प्रोडक्ट मिला आपको, ताकि आप आसानी से उसकी टैबलेट फॉर्म बना ले, अच्छे से उसको कहां इस्तेमाल करना है, पैकिंग करके मार्केट में बेच सके। तो मार्केट में बेचने से पहले और प्रोडक्ट बनने के बाद जो बीच की कंडीशन है ना, ये सारी प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें आप प्रोडक्ट को जो मिला है उसको आसानी से प्योरीफाई कर लेंगे, आसानी से उसको पैक कर देंगे, उसकी टैबलेट्स बनानी हो टैबलेट्स बना देंगे, उसको आपको अच्छे से पैकिंग करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाना है, किस कागज किस पॉलिथीन में उसको पैक करना है, ये डब्बे में पैक करना है, वो करना काम सारा कहां आता है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, अच्छे से सेपरेट करने का काम पहले देना, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थी आपकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब आप मार्केट में बेच सकते हो, लिख भी रखा भाई, टू प्योरीफाई प्रोटीन, जो एंजाइम मिले उसको प्योरीफाई करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वही है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, साइक्लोस्पोरिन, एस्टेटिन हो गए आपके। तो इस तरीके से भी हमने हमारा दूसरा क्वेश्चन भी, हमारी बोर्ड की जो क्वेश्चन सीरीज है बायोलॉजी को लेकर, वो भी समाप्त कर लिया है। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी और उसके दो प्रिंसिपल, जिसमें क्या था, बायोटेक्नोलॉजी की हमने ईएफबी के हिसाब से डेफिनेशन दी थी, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल्स, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, फॉर ह्यूमन वेलफेयर हो गया। दो इसके क्रिटिकल रिसर्च एरिया, जो इसके प्रिंसिपल थे कौन कौन सा, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक। अब इसका एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया हमने, थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया, फिनिश। अब आपको समझ में आ गया, आप आसानी से लिख सकते हैं, सबसे पहले खोजो, फिर उसकी कंडीशन खोजो, जो प्रोडक्ट मिले उसको भेज दो, प्यूरिफाई कर दो, भेजना ही है कि नहीं भाई, समझ में आया कि नहीं?
बस ये था वो दूसरा क्वेश्चन। आए तो झटाक से ये 3 पॉइंट लिख देना, 3 नंबर मिल जाएंगे सामने। ओके, अब आप लोग अच्छे से पढ़िए। हाँ, वीडियो को भाई कर लिया करो, ठीक है, अपने दोस्तों को बताओ ताकि वो भी अच्छे मार्क्स कर सके, ठीक है। अच्छे से कंपटीशन कीजिए, पढ़िए अच्छे से, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए। अब दिवाली जा चुकी है, दिवाली के बाद ध्यान रखिए केवल प्रिपरेशन, रिवीजन ही मैटर करती है। कैसे क्वेश्चन को लिखना है, लिख के तो आना है भाई, ठीक है। होप सो गाइस आप लोगों के समझ में आ गया और आप लोग इनको अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना साथ, ओके। अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑल द बेस्ट।